हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। एसेंट्रिक लोडेड कनेक्शन का बात कर रहे थे पिछली क्लास में। और दोस्तों, हमने देखा था डायरेक्ट लोड और ट्विस्टिंग मोमेंट का इफेक्ट, जिसमें कि एफ डी आई निकालना हमने सिखाया आपको। द वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन P/6। टॉर्जन इक्वेशन के ही मदद से हमने एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला अगेन हमने सीखा, एफ टी आई, जो कि TRI × AI/J हुआ करता है। उसके बाद दोस्तों, ये जो फिगर था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया भी पिछली क्लास में कि टी जो है P/E करके हम लेंगे। उसके बाद एफ टी आई इज इक्वल टू ये इस तरीके से, जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हमने ये सारा चीज़ किया, जैसे कि अगर सेम बोल्ट डायमीटर होते हैं तो फिर हमारा एफ टी आई का फॉर्मूला बना। ये सारा चीज़ इसको मैं इम्प्लीमेंट करना भी सिखा रहा हूँ, टेंशन न लो। उसके बाद रिजल्टेंट फोर्स हमने देखा किसी आयत बोल्ट में, जिस भी बोल्ट की आप बात कर रहे हैं। द रिजल्टेंट फोर्स दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ द एफ डी आई स्क्वायर प्लस एफ टी आई स्क्वायर प्लस 2FD1 एफ डी आई प्लस इंटू F2 FDI इंटू FTI और cos थीटा। सेफ्टी अगर आपको चाहिए तो ये बात बहुत अच्छे से इंश्योर कर देना चाहिए कि FRI जो होगा, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द आयत बोर्ड, इट शुड बी इक्वल टू और लेस देन टू, इट शुड बी लेस देन एंड इक्वल टू VDV, और VDV डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। इतनी बातें हमने करी थी दोस्तों, आपको याद आ गया होगा। हमने आपको पिछली क्लास में सारी जितनी भी बातें बताई हैं, वहीं से एक रिजल्टेंट हमने नोट में दो बातें आपको लिखानी है। नोट में दो बातें लिखानी दोस्तों कि कुछ इस तरीके से, एक रफली बनाऊंगा मैं, कुछ इस तरीके से प्लेट थी आपकी। प्लेट कुछ ऐसे थी, मतलब कि एंगल सेक्शन था आपका। और इसमें आप क्या कर रहे थे कि बोल्ट, सॉरी, एक ब्रैकेट प्लेट को आप यूज कर रहे थे। कुछ इस तरीके से ब्रैकेट प्लेट आप यूज कर रहे थे दोस्तों। सॉरी, ब्रैकेट प्लेट कुछ इस तरीके से यूज कर रहे थे दोस्तों। ये कुछ ऐसा, यहाँ पर आप लोड लगा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर आपको। और यहीं पर आपने बोर्ड के नंबरिंग किए थे, 1 2 3 4 5 और 6, 6 बोर्ड के नामांकन आपने किया दोस्तों। यहीं पर तो आपने देखा था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बोल्ट, CG ऑफ द बोल्ट, और इसी CG से, इसी बोल्ट के CG से ही पास होते हुए, इसी बोल्ट के CG से पास होते हुए दोस्तों हमने देखा ये जो लाइन होगी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो होगी मूवमेंट। इसी के कारण तो मूवमेंट जनरेट होगा, क्योंकि ट्विस्टिंग मूवमेंट दिस इज इक्वल टू P/E। E का मतलब यहाँ पर एसेंट्रिसिटी से है। ऊपर कट तो नहीं रहा ना? तो कहने का मतलब है T इज इक्वल टू, आपने देखा P/E। इनके बाद अब इधर देखो, सबसे पहले हमने नंबरिंग किया, इस बोर्ड को नंबर 1, इस बोर्ड को किया था नंबर 2, इसको किया था 3, इसको कहा था 4, इसको कहा था 5, और इसको कहा था, नहीं, इसको कहा था 2, इसको थर्ड कहा था, इसको फोर्थ कहा था, इसको 5 कहा था, इसको 6 कहा था। 6 बोर्ड कहे थे, 6 बोर्ड कहे थे। कहने का मतलब मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया दोस्तों कि ये जो बोल्ट है आपका, बोल्ट का ग्रुप है, इसी से जुड़े हुए, ये बोल्ट ग्रुप से हमारे पास जुड़े हुए हैं। यहाँ मैंने एक बोल्ट इधर कहा, एक बोल्ट यहाँ पर कहा, एक बोल्ट यहाँ पर कहा, एक बोल्ट यहाँ पर कहा, और एक बोल्ट यहाँ पर कहा, और एक बोल्ट यहाँ पर कहा। नंबरिंग मैंने करी हुई है। और यहीं से मैंने कहा कि ये जो रेडियस था आपका R1, यहीं से मैंने कहा था आपको R2, और इधर ही से मैंने आपको कहा था R3, इधर ही से मैंने आपको कहा था R4, यहीं से मैंने कहा था आपको R5, और इधर से कहा था दोस्तों R6। इतनी मुझे लगता है कि सभी लोगों को पता लग गया था। इसी के साथ साथ आप सभी लोगों को मैंने ये भी आपको डिस्कस किया था कि हमेशा जो आपका FD1 है, जो आपका FD है, डायरेक्ट फोर्स वो डाउनवर्ड ही लगेगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। FD6 था ये, इधर आपका डाउनवर्ड ही लगेगा। FD5 हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, इसमें कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। FD4 हमेशा डाउनवर्ड लगेगा। FD3 हमेशा डाउनवर्ड लगेगा। FD2। दोस्तों, मैंने आपको क्या समझाया था यहाँ पर कि हमेशा से आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, कभी भी हो जो आपका FTI लेने का तरीका है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के कारण
जो मूवमेंट, एक जो ट्विस्टिंग मूवमेंट जनरेट हो रहा है ना, वो कुछ इस प्रकार से हो रहा है। अब जब ट्विस्टिंग मूवमेंट ऐसा जनरेट हो रहा है इसका टी का, तो दोस्तों इसी बेस पर हम क्या लेते हैं, एफ टी आई को लेते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का हमेशा ध्यान रखिएगा, ये कुछ ऐसा, और ये था आपका एफ टी, क्या, एफ टी वन। यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगा कुछ इसी के लाइन में, और ये हो जाएगा आपका इसी लाइन में दोस्तों, इसी लाइन में एफ टी सिक्स था। अभी यहाँ पर देखो तो ये ऐसा कुछ चलेगा, एफ टी फाइव, क्या, इसी के परपेंडिकुलर। ऐसा भी तो घुमाना है, एक तो 90 डिग्री का ध्यान रखना है, और दूसरा आपको घुमाना भी है। समझ रहे बात को, समझ रहे हो ना बात को। चलिए, एक बात आपको ये समझ आ गई। दूसरी बात आपको ये समझ आ रही है, दूसरी बात आपको ये समझ आ रही है दोस्तों, इस वाले का बताओ, इस वाले का क्या रहेगा, ऐसा रहेगा, क्योंकि आपको इस फोर्स से देखना होता है ना, तो ये रहेगा कुछ डायरेक्शन एफ टी आई का, एफ टी फोर हो जाएगा ये परपेंडिकुलर। यहाँ पर बताओ, यहाँ पर ऊपर की तरफ होगा ये अभी एफ टी थ्री, तभी तो परपेंडिकुलर जाएगा ऐसा, तभी तो घुमाएगा ये। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बताओ, यहाँ पर कैसे जाना होगा, ये ऐसे जाना होगा, ये हो जाएगा एफ टी। मुझे लगता है कि पिछले कई एपिसोड से हमने इन बात पर इतना फोकस कर चुके हैं कि मुझे लगता है कि कोई भी बालक ऐसा या बालिका ऐसा नहीं होगी जिसको समझ नहीं आ रहा है एक डायरेक्शन में कैसे ले रहा हूँ। समझ आ रहा ना, आ रहा ना, समझ आ रहा है ना डायरेक्शन कैसे ले रहा हूँ। डायरेक्शन कैसे ले रहा हूँ बालकों, समझ आ रहा है ना। चलिए, डायरेक्शन अगर आपको यहाँ पर समझ आ रहा है दोस्तों, तो अब देखना जरा ध्यान से। अगर इतनी बातें आपको समझ आ रही हैं बहुत अच्छे ढंग से, तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर नोट में मैंने आपको पिछली बार में एक बस समझाया था, लिखा ही नहीं था। अब यहाँ पर दो बातें ध्यान से मेरी बात को समझना, क्योंकि जो एग्जाम में आएंगे डायरेक्टली आएंगे क्वेश्चन। मोस्ट क्रिटिकल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दोस्तों ऐसा, इससे जो थ्योरी वाला जो क्वेश्चन बनेगा ना, यहाँ से इस कॉन्सेप्ट का निचोड़ जो है ना, यहाँ से न्यूमेरिकल तो करना ही है सॉल्व आपने, मैं बताऊंगा कराऊंगा आपको, लेकिन यहाँ से जो निचोड़ बनता है ना, वो यहीं से बनता है, ये नोट के पॉइंट से। मोस्ट क्रिटिकल बोर्ड्स, मोस्ट क्रिटिकल बोर्ड का मतलब है दोस्तों कि वो बोर्ड जिनमें सबसे ज्यादा खतरा होता है, कहने का मतलब जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में होंगे। दोस्तों ये मोस्ट क्रिटिकल बोर्ड को जानना क्यों जरूरी है, पहली बात तो मोस्ट क्रिटिकल बोर्ड कौन से होते हैं, पहला सवाल ये है, और दूसरा सवाल यहीं से ये है, मोस्ट क्रिटिकल बोर्ड को जानना क्यों जरूरी है। ध्यान से दोनों बातों को समझना। सबसे पहले दोस्तों, instead of the finding out instead of the finding out the strength or force in old bolt, यहाँ पर एक पॉइंट लिखूंगा बहुत ही बेहतरीन, instead of finding out the forces in all bolt, instead of finding out the forces in all bolt, it would be sufficient to check, it would be sufficient to check, be sufficient। दोस्तों मैंने कल भी आपको एक छोटा छोटा ओवरव्यू दिया था, अगर आपने पिछली क्लास को ध्यान से फोकस किया होता मेरा, मैंने कहा है कि सभी बोर्ड्स में आप अलग अलग फोर्स निकालें। अभी तो आप 6 बोर्ड देख रहे हैं, तो 6 बोर्ड पर आप अलग अलग फोर्स निकालें कि किस बोर्ड पर कितना फोर्स जा रहा है, रिजल्टेंट फोर्स की बात कर रहा हूँ। उससे अच्छा एक काम करो ना कि सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल बोर्ड है उनका फोर्स निकालो, समय भी बच जाएगा, टाइम भी बच जाएगा। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ द फाइंडिंग आउट द फोर्स इन ऑल द बोर्ड, है ना, ऑल द बोर्ड,
it would be sufficient to check the safety of that bolt, check the safety of, it would be sufficient to check the safety safety of that bolt which is most critical, that bolt which is carrying carrying maximum force। बस यहीं से समझ आएगा आप, यहीं से समझ आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ दोस्तों। समझ गए अब आपको? बस हो गया, काम खत्म हो गया। और यही बोर्ड तो कहलाते हैं दोस्तों मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट, इन्हीं को बोलते हैं मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट। एंड दिस बोल्ट इज कॉल्ड एट, जानते हैं इन्हीं बोल्ट को क्या कहा जाता है? एंड दिस बोल्ट and these bolts are known as most critical bolt, these bolts are known as most critical। समझे ध्यान से? समझे? मैंने क्या कहा था पिछली क्लास में, बताया था कि आपको सब बोल्ट पर अलग अलग बोल्ट पर अलग अलग फोर्स आएगा। इन सब बोल्ट पर फोर्स निकालने के बजाय आप उन बोल्ट पर केवल लगाओ, उन बोल्ट पर केवल फॉर्मूले लगाओ और उन पर निकालो केवल फोर्स जिस पर सबसे मैक्सिमम फोर्स आता है। लेकिन ये बात तो आप समझ गए कि मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट को जानने के लिए ये तो मेहनत लगेगी, कैसे जानोगे? ये बात तो सच हो गया कि मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट वो बोल्ट होंगे जिनमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम फोर्स आ रहा होगा। और जब मैक्सिमम फोर्स जिस बोल्ट पर आ रहा है, जिनकी जानकारी मुझे हो जाए, तो क्या मैं उन्हीं बोल्ट को कंसिडर करते हुए उन्हीं के हिसाब से कैलकुलेशन करूं और उन्हीं के लिए कैलकुलेशन करूं, तो फोर्स मिल जाएगा हमें कि पूरे ज्वाइंट पर सबसे मैक्सिमम जो फोर्स आ रहा है इतना आ रहा है, किसी बोल्ट पर मिल जाएगा। तो क्या हम उसी के हिसाब से फिर पूरा का पूरा अरेंजमेंट करेंगे? क्या फायदा है कि आपको एक एक बोर्ड पर सबको निकालने की, जब आपको मोस्ट क्रिटिकल बोर्ड, मान लेते हैं कि दो बोर्ड आपको मिल जाते हैं मोस्ट क्रिटिकल और दोनों में फोर्स निकाल दिया तो कैलकुलेशन घट गई ना। तो इसी को तो कहते हैं स्मार्ट स्टडी दोस्तों। दूसरा पॉइंट है द मोस्ट क्रिटिकल बोर्ड आर दोज, मोस्ट क्रिटिकल बोर्ड आर दोज, मोस्ट क्रिटिकल बोर्ड कैसे पहचानोगे? एक बात तो ये हो गई कि मोस्ट क्रिटिकल बोर्ड कौन है, और दूसरी बात ये है कि मोस्ट क्रिटिकल बोर्ड को पहचानोगे कैसे? तो दोनों सवाल हैं। मोस्ट क्रिटिकल बोर्ड आर दोज दोस्तों, मोस्ट क्रिटिकल बोर्ड वो बोर्ड होंगे जिनका, मैंने कल भी आपको कहा था, जो फारदेस्ट पॉइंट पर होंगे। कहने का मतलब मोस्ट क्रिटिकल बोर्ड आर दोज विच आर फारदेस्ट, आर दोज विच आर फारदेस्ट। यार सबसे पहला सवाल यह है कि फारदेस्ट, ज्यादा दूर, फारदेस्ट, फारदेस्ट का मतलब यहाँ पर दूर से है दोस्तों, बहुत ज्यादा दूर होगा। फारदेस्ट का मतलब यहाँ पर दूर से होंगे, काफी ज्यादा दूरी पर होंगे, लेकिन कहाँ से? फ्रॉम द सीजी ऑफ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सीजी ऑफ बोल्ट, बोल्ट नहीं, बोल्ट तो कई सारे बोल्ट होंगे ना, बोल्ट ग्रुप दोस्तों, सीजी ऑफ बोल्ट ग्रुप। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। मुझे लगता है कि एक एक चीज को मेरे साथ समझते रहो, आप सुनते रहो, सब समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो क्या लिखा है? पहला शर्त ये हुआ कि भैया, पहली शर्त ये हुआ कि जो बोल्ट ग्रुप है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो जितना दूर होगा, सबसे ज्यादा दूर के जो बोल्ट होंगे, पहली शर्त तो ये। लेकिन एक से काम नहीं होगा, एंड दूसरी शर्त एंड, और एंड हो गया, एंड इन विच द एंगल बिटवीन, इन विच द एंगल बिटवीन, इन विच द एंगल बिटवीन FDI and FTI is smallest,
दोनों बात तो आपको समझ आती है कि एफडीआई क्या है और एफटीआई क्या है। तो इन्हीं दोनों के बीच का जो स्मॉलेस्ट एंगल जहां पर मिल रहा होगा दोस्तों, वही तो है मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट। तो हमने कहा कि हमारे पास द मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट आर दोज विच आर द फारदेस्ट फ्रॉम द सीजी ऑफ बोल्ट ग्रुप, एंड दूसरी शर्त भी इन विच द एंगल बिटवीन एफ डी आई एंड एफ टी आई इज द स्मॉलेस्ट, इज स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट। अब मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको थोड़ा सा भी डेफिनेशन से कुछ भी पता लगा है, दो शर्त को मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ दोस्तों। पहली शर्त ये हो गई कि दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा दूर का पॉइंट जो होगा बोर्ड के सीजी ग्रुप से, मतलब कि बोर्ड ग्रुप का सीजी से, और एफटीआई और एफटीआई के बीच का जो एंगल है सबसे स्मॉल होना चाहिए। दो शर्त भी। और मोस्ट क्रिटिकल बोर्ड से शर्त वो है कि जहां पर मैक्सिमम फोर्स आएगा। तो भाई बहुत ही सिंपल तरीके से ये देखो भाई, ये यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन है मोस्ट क्रिटिकल बोर्ड क्या है। मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट क्या है कि वो बोल्ट पूरे ग्रुप में, पूरे ज्वाइंट में आपके वो बोल्ट होंगे जिनमें सबसे ज्यादा मैक्स फोर्स कैरी हो रहा होगा। आपने लिखा, लेकिन इसकी जरूरत क्यों है, साथ ही साथ हमने ये भी डाल दिया यहाँ पर, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सभी प्रकार के जितने भी बोल्ट हैं उनमें अलग अलग फोर्स निकालने से होगा क्या कि कैलकुलेशन बढ़ेगी, समय बढ़ेगा। इसलिए कोड ये कहता है, कहने का मतलब हमारा है जो तरीका ये कहता है, प्रोसीजिंग ये कहता है कि सभी बोल्ट में अलग अलग फोर्स निकालने के बजाय आप उन मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट को ढूंढो और वहीं पर फोर्स निकालो। क्योंकि दोस्तों मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट वही बोल्ट होते हैं जिनमें मैक्सिमम फोर्स कैरी करता है पूरे में। और अगर मैक्सिमम फोर्स कैरी करने वाले बोल्ट पर हमें पता लग गया, भैया छोटे वाले तो फिर कैरी कर ही पाएंगे, उसके लिए डिजाइन कर लिया। तो कहने का मतलब मैक्सिमम फोर्स के लिए हमने डिजाइन कर लिया। भाई ये बात तो हमने कल भी कही थी ना कि एफ आर आई जो मैक्सिमम फोर्स कैरी कर रहा था उनके बोल्ट के आपने फोर्स देख लिया, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू, अगर मेरा वीडी भी है, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट है, तो दोस्तों ये तो ओके हो गया ना। क्योंकि ओके हो गया ना, क्योंकि अदर जो बोल रहे होंगे, छोटे मोटे जो बोल रहे होंगे, उनमें फालतू निकाल के क्या फायदा है। मैक्सिमम फोर्स इस पे जब सेफ हो जाएगा तो इसका मतलब तो छोटे मोटे बोर्ड जो है उन सभी पर सेफ है, उन सभी पर सेफ है। अल्टरनेटली तो ये बात कर रहे हैं, फाइनलाइज तो हम यही बात कर रहे थे। इसलिए हमने कहा है ना कि काहे काहे हम क्या कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ द फाइंडिंग आउट द फोर्सेज इन द ऑल बोल्ट इट वुड बी सफिशिएंट टू चेक द सेफ्टी ऑफ द बोल्ट व्हिच इज कैरिंग मैक्सिमम फोर्स। These bolt are known as the most critical bolt। उन बोल्ट को ढूंढा जाए ना कि जिनमें मैक्सिमम फोर्स कैरी कर रहा है, और उन्हीं बोल्ट को तो कहा जाता है मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट। और मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट की पहचान कैसे करोगे? पहचान के लिए मैंने बता दिया कि मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट आर दोज विच आर द फास्टेस्ट दूर फ्रॉम द सीजी ऑफ बोल्ट ग्रुप एंड द इन विच द एंगल बिटवीन द एफडीआई एंड एफटीआई इज स्मॉलेस्ट। चलो हम फिगर में देखते हैं। इन फिगर में देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर इस फिगर में देखो कि मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट कौन सा है, जरा बताओ। मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट के बारे में बताओ दोस्तों। एक बोल्ट ये हो गया, थोड़ा सा, एक बोल्ट ये हो गया दोस्तों, है ना, एक बोल्ट ये हो गया। अच्छा, एक बोल्ट ये हो गया, ये छठवां नंबर बोल्ट है, ये तुम्हारा पहला नंबर बोल्ट है, ये दूसरा नंबर बोल्ट है, वहां से देखो ना, वहां से कैलकुलेट करो। ये तीसरा नंबर बोल्ट है, ये तुम्हारा चौथा नंबर बोल्ट है, और ये छठवां नंबर बोल्ट है सर, पांचवा नंबर बोल्ट है और फिर छठवां नंबर बोल्ट है। ये हो गई बात है। कहने का मतलब आप ध्यान से देखें तो 6 बोल्ट आपने बना दिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और उनको समझा भी दिया है। तो सबसे पहले अगर आप देखें 1 वाले को, 2 वाले को, और 4 वाले को, और 5 वाले को, अगर आप ध्यान से देखें ना, तो सबसे ज्यादा दूरी पर देखो ये वाले सबसे नजदीक वाले बोल्ट है, छठवां बोल्ट। इस देखो बोल्ट का सीजी पॉइंट ये है बेटा, बोल्ट का सीजी पॉइंट ये है, तो इसके नजदीक है, इसके नजदीक है, तो ये दो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। कहने का मतलब अब कहानी अटकती है एक तो इस पे, ये दूर है, ये दूर है, ये दूर है, ये दूर है, और इवन रेडियस आपके अलग अलग भले दिख रहे हैं लेकिन दूरी दूरी पर दिख रहे हैं। लेकिन अब दूसरा काम क्या रहेगा, स्मॉलेस्ट और फारदेस्ट के हिसाब से, फारदेस्ट के हिसाब से तो आपके ये दो एलिमिनेट हो गए, 6 वाला और कौन सा, 6 वाला और 3 वाला एलिमिनेट हो गए, हटा दो इनको। अब बात करते हैं कि सर 1 बचता है, 2 बचता है, 4 बचता है, 5 बचता है, इनमें से बताओ। अब देखो यहाँ पर एफ डी आर और एफ टी आई का एंगल देखना है।
जरा हम एफडीआई और एफटीआई का एंगल देखते हैं दोस्तों। ये दोनों हटा गए भाई, ये हट गए, इसलिए तीसरे और छठवें का नाम मत लेना, इन दोनों का नाम मत लेना। अब वन में देखना है सबसे पहले, तो बेटा ये एफडीआई है और एफटीआई है, एक एंगल तुम्हारा ये बना होगा। अब तुम्हारा ये दोस्तों एफटीआई FT2 है और इधर FD1 है, बेटा ये एंगल देखो, अब ध्यान से देखो, कोई टेंशन ना लो। उसके बाद ये है और ये ऐसे हो रहा है, इसके बाद ये एंगल देखो अब ऐसा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब आपका 4 वाला बचा था, 4 वाला ये ऐसा हो रहा था और ये ऐसा था। आप ये वाला एंगल देखो, तो मुझे बताओ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, अब फिर से वही कहानी हो गई क्या? ये वाला एंगल भी बड़ा हो गया क्या? ये देखो इतना बड़ा एंगल है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। कहने का मतलब कौन सा हटा? हमारा कौन सा हट गया भाई? दूसरा भी हट गया। इधर से तुम्हारा देखो ये भी बड़ा हो रहा है, तो चौथा वाला भी हट गया क्या? तो इसको भी हटा रहा हो, चौथा भी हट गया। अब मतलब कि हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये तो भाई सबसे छोटा ही एंगल दे रहा है ना, एंगल भी छोटा और दूर भी हो गया, इसने तो खुश कर दिया दिल। तो भैया यहाँ से कौन सा बना हमारे पास? सबसे पहले तो बना वन वाला बेटा, सबसे पहले वन बना। उसके बाद देखो एक तो दूर भी है, और उसके बाद दोस्तों ये एंगल भी आपका छोटा ही है, उतना बड़ा नहीं है इनके कंपैरिजन में, तो और तो बड़े हो रहे थे। तो हमारे पास दूसरा क्रिटिकल कौन सा हुआ? पांचवा हुआ। कहने का मतलब 1 और 5 हमारे क्या होंगे इस फिगर में? 1 और 5 हमारे पास मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट होंगे। और वो कैसे हुए आज आपको पहली बार समझ आया। दोस्तों ये दो सिचुएशन हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, मैं आपको बताया, समझ गए बात? तो मजा ही नहीं आया? ये थी कहानी पूरी। तो कहने का मतलब इस फिगर से अगर आप ध्यान देखें तो मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट कौन से हैं, यहीं पर लिख दूं मैं अगर कि मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट कौन से भी, बेटा आप सभी लोगों को पता हो गया कि मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट्स होंगे। आप देख कर बता सक रहे हो बहुत अच्छे से, आंसर क्वेश्चन है ये, हल्के मत लेना इनको, क्योंकि आपको फिगर आता है, एग्जाम में फिगर आता है, इनमें ऐसा ही कुछ फिगर आएगा 100%। वो नंबरिंग कर देगा, हो सकता है कि नंबरिंग कुछ अलग हो भाई। अब गुरुजी ने ऐसा नंबरिंग करी है तो हम भी ऐसा नहीं कि वहां पर भी जो है तुम हमेशा 1 और 5 ही कहोगे। 1 और 5 नंबरिंग का मेंशन नहीं है, मेंशन करना है कि बोल्ट का, ये वाला बोल्ट और ये वाला बोल्ट अगर वहां पर लगा होगा ना, जो भी नंबरिंग हो वट एवर, हो सकता है कि 1 हो, 2 हो, 3 उसने लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है 1 2 3 की अगर लिखा हो तो आप 1 और 3 वहां पर कहोगे। ऐसा नहीं कि 1 5 गुरुजी ने लिखा है तो 1 और 5 होगा, ऐसा नहीं। ऐसे वो वाली बातें मत करना बच्चों वाली। तो दोस्तों हमारे पास बोल्ट नंबर 1 एंड बोल्ट नंबर 5 ये दो मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट, इसलिए ध्यान रखिएगा मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट्स में से बोल्ट नंबर 1 यहाँ पर लिखा देता हूँ मैं बहुत अच्छे से आपको। बोल्ट नंबर 1 और बोल्ट नंबर 5 ये दो बोल्ट क्या हुए दोस्तों? मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट हुए। तो मुझे लगता है कि ये दोनों के दोनों फिगर में अगर आपने देखा तो 1 और 5 क्या है? मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट्स के अकॉर्डिंग आएंगे। तो बस दोस्तों हम क्या करते हैं कि जब हम डिजाइन करते हैं सेंट्रिक कनेक्शन का तो हम वहां पर चूज करते हैं नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ बोल्ट। जनरली जब हम एसेंट्रिक लोडेड कनेक्शन का डिजाइन करते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, ये नॉट में ही लिख रहे हैं, नॉट के ही पॉइंट है, नॉट का फर्स्ट पॉइंट आप कह सकते हैं, नॉट का सेकंड पॉइंट आप कह सकते हैं। वहीं पर हम क्या करते हैं जब हम डिजाइन करते हैं मोस्ट क्रिटिकल बोर्ड के दौरान, और खासकर जब हम डिजाइन की बात करते हैं बोर्ड के डिजाइन की, तो वहां पर नंबर ऑफ बोर्ड को हम क्या करते हैं, एक अरेंजमेंट भी हम अज्यूम कर लेते हैं, अच्छा, और नंबर ऑफ बोर्ड भी हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं अपनी मर्जी से। और वो नंबर ऑफ बोर्ड किन किन चीजों पर जो है डिपेंड करता है उस बारे में ध्यान से सुनो। वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है देखिएगा भाई। मुझे एक चीज बताओ, मेरी डिजाइन स्ट्रेंथ खूब सारी है, मेरी डिजाइन स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, मेरी डिजाइन स्ट्रेंथ खूब ज़्यादा है, मेंबर्स की प्लेट लगा रहे हैं, बोर्ड लगा रहे हैं, जोन से भी आप बोर्ड लगा रहे हैं, अगर मेरी डिजाइन स्ट्रेंथ खूब सारी है तो मुझे नंबर ऑफ बोर्ड कम लगाने की जरूरत है। अगर मान लेते हैं कि मेरा कोई ज्वाइंट ऐसा बना रहा है, मैं कोई प्लेट को ऐसा ज्वाइंट कर रहा हूँ, है ना, कोई प्लेट को मैं ऐसा ज्वाइंट कर रहा हूँ, अगर मेरे बोर्ड बहुत अच्छे क्वालिटी के, प्लेट भी बहुत अच्छे क्वालिटी की है ना, तो आप कम बोल्ट में ही काम चला दोगे। लेकिन अगर आपकी क्वालिटी भी कम है तो आपको नंबर ऑफ बोल्ट ज़्यादा ज़्यादा लगाना, तो वही कुछ लॉजिक लगा के एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला लगाया इन लोगों ने
वो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है दोस्तों, एन इज इक्वल टू, तीसरा पॉइंट नोट का, तीसरा पॉइंट है एन इज इक्वल टू दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अंडर रूट में आता है ये, अंडर रूट में आता है कुछ इस तरीके से, ध्यान से इसको लिखना है। सबसे पहले तो आपका m यहाँ पर जनरेट होगा। m क्या चीज है दोस्तों, मैं लिखाऊंगा आपको, सबसे पहले मैं n लिखाऊंगा कि n क्या है, दूसरा मैं लिखाऊंगा कि m क्या है, उसके बाद आपका VDB भी यहाँ पर यूज होगा, VDB सुना होगा आपने VDB पहले भी, है ना। और एक और चीज यूज होता है दोस्तों, स्मॉल m यहाँ पर, कैपिटल M है, कैपिटल M होता है, एक छोटा m होता है, कैपिटल M है और एक छोटा m है दोस्तों, m पर जो है ना यहाँ पर कैपिटल M होता है, ठीक है। चलिए अब देखो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास फार्मूला क्या बनता है, 6m अपॉन अंडर रूट MP इंटू VDP, मतलब कहने का मतलब है कुछ इस तरीके से, देखते रहो आप, 6 करोगे, m करोगे दोस्तों, अपॉन में कुछ नहीं करना, आपको एक छोटा m लगाना है और एक p लगाना है और इनटू में मल्टीप्लाई करना है v, और इधर से ये d और b को, बस ये फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया। यही है पूरा संपूर्ण फॉर्मूला, ये सीधे क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में भाई, तो हल्के में बिल्कुल मत लेना। हो सकता है कभी कभार इस पे न्यूमेरिकल भी आ जाए, छोटे मोटी चीजें दे दिया इस तरह से कैलकुलेशन बनाई होगी उसने कि तुरंत हो भी जाए एग्जाम में, लेकिन जनरली एक्सप्रेशन ही पूछा गया है जहाँ तक मैंने अभी एग्जाम में देखा है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछा जाता है। n इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6m अपॉन m, अंडर रूट पूरे में है स्मॉल m इंटू पी इंटू वी डी वी। दोस्तों m क्या है, n क्या है, VDB क्या है, m क्या है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक चीज छूट गया ना, कौन सा छोटा बताओ, कौन सा छोटा बताओ, n हो गया, m हो गया, VDB हो गया, स्मॉल l मैं इधर लिखा दूंगा, और p है, हाँ p पिच है, पिच, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करते हैं n क्या निकाला दोस्तों हमने, नंबर ऑफ बोल्ट इन वन लाइन, नंबर ऑफ बोल्ट इन वन लाइन, नंबर ऑफ बोल्ट इन वन लाइन, वन लाइन, ठीक है, नंबर ऑफ बोल्ट इन वन लाइन। अच्छा ये कैपिटल M क्या है फिर, नंबर ऑफ बोल्ट इन वन लाइन तो चलो आप निकाल दिया, ये n क्या चीज है, मतलब सॉरी कैपिटल M क्या है, ट्विस्टिंग मोमेंट है दोस्तों, ये m क्या है, ट्विस्टिंग मोमेंट है। और इसमें ध्यान रखिएगा, कभी कभार टेंशन ना लें, बहुत ही ज़्यादा दफ़ा आपको ऐसा भी हो सकता है कि 6T भी दिख जाए आपको, कंफ्यूज मत होना, मूवमेंट को ये m की जगह t भी दिख सकता है, ठीक है। तो m जो होगा दोस्तों ट्विस्टिंग मूवमेंट होगा, 6m जो आपका बड़ा वाला m है वो ट्विस्टिंग मूवमेंट से डिनोट किया जा रहा है। अब बात करते हैं स्मॉल m की, नंबर ऑफ बोल्ट लाइन, यहाँ पर स्मॉल m मैं इधर ही लिख देता हूँ यार, स्मॉल n जो है नंबर ऑफ बोल्ट लाइन होगा, समझाऊंगा आपको। अब यहाँ पर VDB जो है ये भी मैं यहीं पर लिख देता हूँ, VDB ये तो पहले भी लिखा था नहीं जी, डिजाइन स्ट्रेंथ ना, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ डिजाइन, डिजाइन ऑफ, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ, डिजाइन स्ट्रेंथ, यहाँ पर मैं इसलिए खाली छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे समझाना है आप। VDB हो गया डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड, अच्छा ये कोई बात नहीं, पिच लिख देता हूँ मैं यहाँ P, ये पिच होता है दोस्तों। अभी आपको मैं कहूँ कि ट्विस्टिंग मोमेंट जो है m निकालने का तरीका वही है, P इंटू ई करके कहोगे, है ना, इंटू ई। अब मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ, उस फिगर से आपको कंप्लीटली मजा आने वाला है, ठीक है ना। एक फिगर दिखाऊंगा, उस फिगर से आपको पूरा कंप्लीटली मजा आने वाला है। ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है इसके पूरी की पूरी व्याख्या हम यहाँ पर करेंगे, पूरी की पूरी समीक्षा करेंगे इस पर, तो चेक करेंगे कैसे हमने पाया है, कैसे आप इम्प्लीमेंट करोगे एग्जाम में, अगर क्वेश्चन आता है समझना भी तो है, बस लिखा दिया समझ ही नहीं आया आपको। दोस्तों ये कहानी जो है ना, यहीं से मैं इसी से कोरिलेट करवाऊंगा,
ये जो बोल्ट है आपके, ये बोल्ट की लाइन होगी कुछ ऐसे, ये लाइन होगी ये, और सेम टू सेम दोस्तों यहाँ पर आपका एक फोर्स का डायरेक्शन होगा, ये आप फील करोगे कि मैं क्या चीज़ बना रहा हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिएगा, आप ध्यान से देखें तो एक एसेंट्रिसिटी नाम की चीज़ होती थी बोल्ट ग्रुप से, बस वही चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, आपको घबराओ मत आप। कहने का मतलब है कुछ दूरी पर, अगर बोल्ट का अगर आप ये अरेंजमेंट देख रहे हैं तो कुछ दूरी पर फोर्स होगा कि नहीं होगा, मुझे बताओ। अरे कुछ दूरी पर भी तो फोर्स होगा। अगर मैं आपसे बोलूं तो यहाँ पर सब ये अरेंजमेंट है, बोल्ट जो है ऐसे लगे हुए हैं। कहने का मतलब जो आपने इस फिगर में देखा ना, यहाँ पर तो मैंने नॉर्मली आपको बताया तो हो सकता है कि यहाँ पर ऐसे बोल्ट लगे हुए, जो 5 इधर लगे हुए हैं, 5 इधर लगे हुए हैं, तो बीच भी कहीं लगे हुए हैं बोल्ट। तो क्या करोगे उस दशा में, इस दशा में आप क्या करोगे, आपके पास क्या तरीका है, तो वही मैंने आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, क्योंकि डिजाइन कर रहे हैं कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर कहीं इधर आपका एक फोर्स का डायरेक्शन होगा दोस्तों, ये बात तो आपको पता ही है, इधर फोर्स का डायरेक्शन होगा, और फोर्स का डायरेक्शन चलो आपको मिल गया, कोई बात नहीं है, दिस इज द फोर्स डायरेक्शन पी। पी मत कहो, बल्कि सब चीज हो जाएंगे, फोर्स ही लिखो इसको। पिच को, या तो पिच को आप स्मॉल पी से लिख दो, या तो पिच को आप स्मॉल पी से लिख दो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप स्मॉल पी से लिख दो, तो आप स्मॉल पी से, ठीक है, अब सही है दोस्तों, ये पी आपका हो गया, ये दिक्कत नहीं। अब सबसे पहले ये चीज है कि यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल्ट का पूरे का कहाँ पर होगा, सीधी लाइन कहाँ पर होगा। ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है ना, ये जो बोल्ट के ग्रुप है, ये बोल्ट जो अरेंजमेंट है कुछ इस तरीके से है, कुछ इस कदर है कि आपको बोल्ट का जो सीधी लेना पड़ेगा वो यहीं कहीं लेना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर कहीं। समझ रहे हो बात को, इस चीज को फील कर पा रहे हो। तो कहने का मतलब है यहीं कहीं, यहीं कहीं दोस्तों, ये जो बोल्ट है आपका, यहाँ ये बोल्ट है ना, इन्हीं के बीचों बीच से आपका सीजी जो है जाएगा, यहीं से कहीं आपका सीजी जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप घबराएंगे नहीं क्या चीज बना दिया, ये सीजी ऑफ बोल्ट होगा। सीजी ऑफ बोल्ट ऑब्वियसली यहाँ पर कहीं होगा, सीजी बोल्ट ग्रुप का यहाँ पर होगा, ये बात तो आपको क्लियर हो ही चुकी है ना। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये जो दूरी होगी, ये दूरी मेरी ई होगी, और जब ई होगी दोस्तों तो ट्विस्टिंग मोमेंट तो तुरंत आ ही जाएगा सर, एम इज इक्वल टू पी इंटू ई से निकाल दो ट्विस्टिंग मोमेंट, कोई दिक्कत ही नहीं है। ट्विस्टिंग मोमेंट पी इंटू सीजी तो यहीं पर पड़ेगा ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल्ट का यहाँ पर होगा, ये देखो दिमाग लगा पा रहे हैं, सीजी बोल्ट ग्रुप, सीजी ऑफ द बोल्ट ग्रुप, यही लाइन जो जाएगी वो तुम्हारा एसेंट्रिसिटी दिखा देगा। तो पी इंटू ई से आपका एसेंट्रिसिटी लग गया दोस्तों, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद आते हैं कि सर पी क्या चीज है, पी आपने बताया पिच है। अब ये पिच क्या चीज है, पिच आपका ये फोर्स का डायरेक्शन है दोस्तों, तो फोर्स के डायरेक्शन के ही अलोंग जो होता था आपके पास पिच होता था क्या, मैं पहले भी आपको समझा चुका था कि पिच इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू बोल्ट और टू रिवेट, जो भी आप कहें, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो बेटा फोर्स का डायरेक्शन भी वही है, और फोर्स पिच भी आप उसी डायरेक्शन में कहोगे, तो पिच समझ आ गया आपको, तो पिच समझ आ गया। नंबर ऑफ बोल्ट, अब देखिएगा पिच भी आपको समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पिच में कोई टेंशन नहीं होना चाहिए भाई। पिच का मतलब था सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिवेट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन वही है, उसी में आपने पिच भी देख लिया, कोई दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ बोल्ट लाइन, नंबर ऑफ बोल्ट लाइन बताइए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज रहता है लोगों को, एम में और एन में कंफ्यूज रहता है। अगर मैं आपसे ध्यान से बताऊं कि नंबर ऑफ बोल्ट इन वन लाइन, तो अगर आप ध्यान से देखो नंबर ऑफ बोल्ट इन वन लाइन, आप तुरंत बता दोगे सर ये तो 5 हो रहा है वैसे तो। ठीक दोस्तों, ये इस फिगर, इस अरेंजमेंट के हिसाब से आप ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ बोल्ट एक लाइन में, वन लाइन में अगर आप ध्यान से देखें, 1 2 3 4 5 ही तो हैं, और एन डिफाइन ही वही करता है। क्योंकि ये फॉर्मूला मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, एग्जाम में आपको ये सारा जो डेटा मैंने दिया है, पहली बात तो आपको पढ़ना आना चाहिए कि कौन सी चीज क्या है। दूसरी बात, इन सभी डेटा में से एक डेटा मिस करेगा और वही निकालने के लिए पूछेगा, इवन फिगर भी आपको दे देगा, तो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी चीज क्या है और उसका मतलब क्या है और उसको निकाला कैसा जाएगा। तो फॉर्मूला याद कर दिया, फॉर्मूले का याद करने से काम नहीं हो रहा है, माना रट भी दिया तो उसका मतलब यह है कि इसको समझो पहले कि एन क्या है, इस लाइन में जितना भी बोल्ट है एक लाइन में, द नंबर ऑफ बोल्ट इन द वन लाइन दिस इज इक्वल टू 5। क्या, इसको मैं प्रैक्टिकली भी समझा रहा हूं आपको कि क्या है। एम आपने देख दिया, ट्विस्टिंग मोमेंट, ठीक है, पिच आपको पता लग गया, फोर्स के डायरेक्शन में, वेरी गुड। अब आते, अब मुझे एक चीज बताओ, आप में से कोई जवाब करो कि ये नंबर ऑफ बोल्ट लाइन कितने हैं, जरा बताओ, बताओ जरा, स्मॉल एम का वैल्यू क्या होगा, इसकी बात मैं कर रहा हूं।
एन भी देख लिया, कैपिटल एम भी देख दिया, पिच भी देख दिया, वीडीबी भी आप जानते हैं, वीडीबी तो निकाल ही दिया होगा आपने। डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड तो आपको सिखाते ही आ रहा हूं ना मैं पीछे से कई क्लासों में। लेकिन एम बताइए सर, नंबर ऑफ बोल्ट लाइन जो है ना केवल 3 है। अगर आप ध्यान से देखें तो स्मॉल एम का वैल्यू दोस्तों वो 3 है। कैसे? एक लाइन सर, दूसरी लाइन सर, तीसरी लाइन सर, इसके अलावा कोई बोल्ट लाइन है? नंबर ऑफ बोल्ट लाइन में केवल कितनी लाइन है? 3 लाइन है। तो भैया हो गया ना काम, काहे डरते हो? ये हो गया ना, 3 लाइन हो गई हमारी। तो कहने का मतलब है नंबर ऑफ बोल्ट लाइन हमें मिली 3, और साथ ही साथ दोस्तों हमें ये पता लगा कि भैया एन का यूज किस तरीके से करना, एन में क्या क्या चीजें जुड़ी हैं। मुझे बता, समझ आया नहीं आया? बोलो जल्दी से बोलो दोस्तों। क्लियर हुआ है ना? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। हो गया ना? क्लियर है? चलिए, अब इस पर आधारित दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे कंफ्यूज करवाएगा। इस पर आधारित एक क्वेश्चन कंफ्यूज कराएगा। ये तो चलो आपका पूरा क्रिस्टली क्लियर हो गया है, जहां तक मैं उम्मीद करता हूं। इसका कॉन्सेप्ट मुझे नहीं लगता है कि जीवन में कभी भी आप भूलोगे, अब कभी भी, कभी नहीं भूलोगे अब। मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट निकालने के लिए आपको पूछे, या मोस्ट क्रिटिकल रिबेट निकालने के लिए कभी पूछे, देखो यहाँ पर बोल्ट के बिहार पर जरूर हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये आपका असेंटिक लोडेड कनेक्शन में बार बार यही बात रिपीट कर रहा हूं कि असेंटिक लोडेड कनेक्शन बोल्ट और रिबेट दोनों का एक साथ आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही सेम सिचुएशन पे चलते हैं। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? जितने भी फॉर्मूले लिख रहा हूँ वो सब कुछ सर, जितने भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बोल्ट रिबेट दोनों के साथ चल रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना। एक न्यूमेरिकल है दोस्तों, एक छोटा सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा क्रिस्टली क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, कुछ अरेंजमेंट ऐसे इन्होंने किया है, एक बोल्ट इधर है, एक बोल्ट इधर है, एक बोल्ट इधर है, एक बोल्ट इधर है, और एक बोल्ट, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। 100% क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं एग्जाम में, ऐसा 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 ऐसा। एक तो वो थ्योरी बनेगा ही, मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट पहचानने को देगा, और एक कुछ इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। ये लो दोस्तों, यहां पर उसने मेंशन किया है कि सीजी ऑफ द बोर्ड ग्रुप, दिस सीजी ऑफ द बोर्ड ग्रुप आप सभी लोग जानते हैं। और साथ ही साथ उसने एक और चीज मेंशन किया है, क्या है जानते हो? उसने एक चीज और मेंशन किया है कि ये जो दूरी है यहां से इस बोर्ड से लेकर इस बोर्ड, मतलब पिच आपको दे रखा है, पिच आपको बहुत अच्छे से दे रखा है, करीबन एज डिस्टेंस भी दे रखा है उसने आप सभी लोगों को। एज डिस्टेंस, एक काम करते हैं, इसको हटा दो पहले, मैं पूरा ओरिजिनल फिगर बनाता हूँ, आप तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ओरिजिनल फिगर बना के दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है, ओरिजिनल फिगर बना के दिखा रहा हूँ। ओरिजिनल फिगर कुछ ऐसा है भाई, गोरी खोल दरवाजा, पीछे बाराती, आगे बैंड बाजा, गोरी खोल दरवाजा। दोस्तों ये फिगर है कुछ, मैं ओरिजिनल फिगर जो एग्जाम में पूछा गया वही सेम फिगर आपको बना के दिखा रहा हूँ, और इस फिगर से ही आपका क्लियर हो जाएगा चीजें। देखो यहाँ पर आपको ये फोर्स लगाते हुए कुछ दिखा है, फोर्स की भी वैल्यू दिए हुए है, फोर्स की वैल्यू आपको मैं दिखाता हूँ। अभी फिलहाल आपसे बात हो रही है यहाँ पर कि जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके से है दोस्तों, अरेंजमेंट है वो किस तरीके से, 5 बोर्ड उसने लगाए हुए हैं,
वैसे ही सेम लगा रहा था, 1 2 3 4 और 5। छुटके छुटके बनाए, छुटके छुटके बना लेते हैं लोग। 1 3 4 4, ये 5, अब ठीक रहेगा। यहाँ पर बनाया इसने। दोस्तों ये बोर्ड कुछ दिखाया है इसने, और यहाँ पर ये मेंशन जरूर किया है कि इनकी जो इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक की जो डिस्टेंस है दोस्तों, ये निकाला है। और दोस्तों यहाँ पर ये जो एज डिस्टेंस है, ये वाला एज डिस्टेंस, ये भी इसने दिया है, ये भी इसने दिया है, इसके ये भी दिया है, ये भी दिया है, और ये भी दिया है। कहने का मतलब ये तो दिया है इसने 40। और पिच डिस्टेंस हो जाएगा क्या, पिच के सेंटर से लेकर, सॉरी रिवेट के बोर्ड के सेंटर से लेकर सेंटर तक, ये दिया है उसने 80 बेटा, 80। अगेन ये भी 80, ये भी कितना दिया है 80, अगेन ये भी 80, ये समान है। कहने का मतलब ये बात तो समझ आ गई आपको कि ये जो एज डिस्टेंस है किनारे वाली, ये वाला ना एज, ये तो 40 है, और पिच डिस्टेंस आपका क्या है 80 है। समझ आ रहा है? अच्छा, और ये वाली जो डिस्टेंस है, आप इसको इस डिस्टेंस को भी इसने दिया है, जो ये है 120 mm का है दोस्तों। साथ ही साथ ये सब mm में है, 40 mm 80 mm सब तुम्हारी जो वैल्यू दी है ना, ये सब mm में दिए हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद जो बोर्ड का सीजी होगा, यहाँ पर कहीं होगा वो बोर्ड ग्रुप का सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये सीजी जो ग्रुप है, बोर्ड ग्रुप का जो सीजी है दोस्तों, हल्का सा बना लेता हूँ। ये जो सीजी है कुछ ऐसा लग रहा है यहाँ पर, है ना, ये कुछ ऐसा आ रहा है। इस सीजी से लेकर ये जो दूरी है वो उसने 200 mm का दिया है दोस्तों। ये जो आपका ई है, कहने का मतलब जो ई है ना सेंट्रिसिटी, ये ई जो है उसने 200 mm दिया है, ऑलरेडी दे रखा है। और इस फोर्स का नाम है पी दोस्तों, इस दो फोर्स का नाम है दोस्तों पी, ठीक है, इस फोर्स का नाम है पी। तो आप सोच रहे होंगे कि निकालना क्या है, ये तो बताओ गुरुजी, निकालना क्या है। निकालना क्या है दोस्तों, यहाँ पर पी भी आपको मालूम नहीं है। सबसे मजेदार बात यह है कि आपको पी भी मालूम नहीं है, तो निकालोगे कैसे। एफ डी 1 पर फंस जाओगे। एफ डी, अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि क्रिटिकल बोल्ट कौन सा होगा। मुझे बता सकते हो क्रिटिकल बोल्ट कौन सा होगा, चलो बताओ जरा, क्रिटिकल बोल्ट कौन सा होगा जरा बता सकते हो, मुझे बताओ। कौन बालक होगा जो इसमें मुझे क्रिटिकल बोल्ट बता सकता है। नंबरिंग कर देता हूं मैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बताइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन तो ये है, यहाँ पर जो बेसिक बनेगा वो ये तो ये बनेगा। पहला क्वेश्चन एक, क्वेश्चन नंबर 1 ये है तुम्हारा, विच इज द मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट, विच इज मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट, विच इज द मोस्ट क्रिटिकल बोल्ट, क्वेश्चन नंबर 1 ये है आपसे। दूसरा क्वेश्चन, अब जिसको जिसको थ्योरी का पता होगा, जिसने इतनी मेहनत करी होगी मेरे साथ, जिसने इतनी मेहनत करी होगी दोस्तों ये सारा चीज समझने में, उसके लिए कुछ है सेकंडों का जवाब है एग्जाम में, सेकंडों का। और इंजीनियरिंग सर्विस का इतना बड़े एग्जाम का भी ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, एई का एग्जाम का, जेई का एग्जाम का, भाई अच्छे अच्छे लेवल के रहता है एग्जाम में ये। पहला क्वेश्चन तो ये है बेटा, पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है इसमें, दूसरा क्वेश्चन ये है इसमें
कि आप क्या इसमें निकाल सकते हो क्या रिजल्टेंट फोर्स, क्या इसमें रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हो? बताओ बताओ जरा, रिजल्टेंट फोर्स इसमें निकाल सकते हो क्या? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है ना, FRI निकालना है आपको, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है आपको। दूसरा क्वेश्चन ये है, रिजल्टेंट फोर्स। अब सवाल ये है ना कि यहाँ पर आप फंस सकते हो, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स मैंने आपको निकालना नहीं सिखाया अभी। पहले ये बात सच है कि रिजल्टेंट फोर्स के फॉर्मूले मैंने जरूर लिखा दिए आपको, अंडर रूट ऑफ दी FDI, पिछली क्लास में नहीं बताया आपको, FDI का स्क्वायर प्लस FTI का स्क्वायर प्लस 2 FDI इंटू FTI कॉस 2 कॉस थीटा, ये कुछ इस तरह से फॉर्मूला, लेकिन निकालना नहीं सिखाया। लेकिन अभी आप बस इसका जवाब कर सकते हो, ये वाले क्वेश्चन का। अगली क्लास में दोस्तों, अगले एपिसोड में जो है मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा कि किस तरह से कैलकुलेशन की जाती है, और इस क्वेश्चन पर फिर से आपका काम करा जाएगा। बट फिलहाल के लिए आप लोगों के लिए मेरा घर के लिए होमवर्क है कि आप मुझे बताइए, बस इतना मैं आपसे चाहता हूँ कि इसमें बताइए पिछले इस मेहनत से आप कितना सीखे हो। मुझे बताइएगा विच इज़ द मोस्ट क्रिटिकल बोर्ड, उनका नंबर करके मुझे भेजिए, और भेजने के लिए चाहे तो अगर मुझे बहुत खुशी होगी 8958336805 इस पर भेजिए, मेरा नंबर है, इज माई पर्सनल नंबर। you can send the answer you can send the answer on this number, on this WhatsApp group। तो ये बात हो गई दोस्तों, बताइए, जवाब करिए। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में दोस्तों। आपका आंसर का जवाब रहेगा मुझे बेसब्री से, और मुझे उम्मीद भी है, जरूर भेजिएगा जब भी आपके पास समय होता है। सोम और FM की क्लास नहीं हो रही है आजकल। सोम तो हो गया ना बेटा, सोम में मुझे एक चैप्टर पढ़ाना है। अब सोम में अब क्या जान लोगे वहां पर? सोम में, सोम एक चैप्टर है मोर सर्कल वाला, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बताने मुझे 1 ही 2 या लेक्चर में हो जाएगा वो, ठीक है। ये ज़्यादा भी लगता है तो जितना भी ज़्यादा लगेगा वो सब मैं आपको करवा दूंगा, टेंशन ना। बट FM जो है, थोड़ा सा होल्ड पे रखा मैंने 3 दिन। ठीक है बेटा नवीन सिंह। यहाँ तक बताइए, किसी को भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं भाई, किसी भी तरह का कोई डाउट हो, कोई दुविधा हो तो पूछ सकते हैं। किसी भी कोई डाउट होता है तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं है? चलिए, तो अगले एपिसोड में मिलते हैं। 1 बजे मेरा क्लास है फिर, नॉन टेक का, आप जानते हैं, उसमें मिलिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल।